हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और मैं 12th क्लास में अरेंजमेंट लेक्चर लेने के लिए आया हूँ। और इसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे। कल हमने तृतीयक और चतुर्थ जो आपके क्रियाकलाप के जो सेक्टर थे उनको बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने जनरली फॉर्म में पढ़ा कि आपका जो आपके तृतीय क्रियाकलाप में बेसिकली जो आपका सर्विस सेक्टर है हम इसको आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप में सर्विस सेक्टर ही रखा जाता है। तो हमने अपना सारा तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया और एक एक करके इसको देखा और बात भी की। तो तृतीय क्रियाकलाप के प्रकारों को भी हमने बेसिकली नज़र दौड़ाई कि ये सेक्टर कौन कौन से हैं। तो कल मैंने आपको चार्ट बनाकर समझाया था तृतीय क्रियाकलाप में जो मेन आपका तृतीय क्रियाकलाप में हम लोग एड ऑन करते हैं, जैसे आपका ट्रेड और वाणिज्यिक, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और सर्विसेज को हमने इसके अंतर्गत देखा। उसके बाद हमने व्यापार में आपका थोक, होलसेल और आपका रिटेल वालों को देखा। आपका सिटी और जो ब्लेजेस हैं उनमें देखा। फिर उनके भी हमने सब टाइप्स को पढ़ा। और उसके बाद हमने जो आपका ट्रांसपोर्टेशन था हमने 4 वे को देखा। रेलवे को देखा, ट्रांसपोर्ट को देखा, जल को देखा, एयर को देखा। उसमें हमने देखा कि जल में आंतरिक और महासागरीय होते हैं और वायु में कुछ ऐसे होते हैं जो आपका सर्विसेज जो होती हैं, कुछ आपका कमर्शियल फ्लाइट होती हैं, कुछ आपका पैसेंजर फ्लाइट होती हैं। तो उन दोनों फ्लाइटों को भी हमने पढ़ा। क्लियर है। फिर हमने कम्युनिकेशन में देखा कि हमने कम्युनिकेशन में परिवहन के संसाधन देखे, संचार के दूरभाष देखे। फिर हमने अदृश्य जो अदृश्य आपके श्रव्य तरंगे थे, फिल्में, रेडियो, टेलीविजन, इन सभी को हम लोगों ने आपका गौर करके अच्छे से देख लिया था। और चतुर्थ क्वार्टर में हमने इंफॉर्मेशन बेस आपका R&D की बात करी, विशेषज्ञ की बात करी, परामर्श चीजों को हमने गौर करके इन सबको आपका देख लिया था और बात भी करी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों ने घर पर जाकर पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप मेरे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों में क्रय और विक्रय होता है। कह रहे कि अगर आप ट्रेड को देखते हैं, जो आपका ट्रेड है वो बहुत सारी मदों का मतलब होता है आपका चीजें, वस्तुएं। मदों का मतलब क्या होता है? वस्तुएं होता है मदों का मतलब। क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य है लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है और इन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो व्यापारिक केंद्र क्या है? जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है उनको हम आपका व्यापारिक केंद्र कहते हैं। स्थानीय स्तर पर कह रहे जो आपका स्थानीय स्तर पर विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक का व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्र और अनेक संस्थानों को जन्म दिया गया है, जैसा कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु है। तो बहुत सारे आपका उत्थान पॉइंट है, कुछ वितरण बिंदु हैं, ये सभी हैं। और देखते हैं कि व्यापारिक केंद्रों पर ग्रामीण और नगरीय महाकेंद्रों में विभक्त किया गया है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र के होते हैं। ये अत्यधिक अल्पवर्धिक प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा देते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण वितरण केंद्र होते हैं। इनमें अधिकांश मंडियों में थोक बाजार, फुटकर क्षेत्र भी होते हैं। स्वयं नगरीय केंद्र नहीं होते, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवा को उपलब्ध कराना आपका महत्वपूर्ण केंद्र है। कैसा होता है आपका? ये सारी चीजें आपकी महत्वपूर्ण केंद्र के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देखें इसमें। अब ये है थोक बाजार की मंडी।
यानी कि होलसेल प्राइस की मंडी। आप अगर बाजारों में जाते, एक मंडी वो लगती है जो शाम को लगती है, हफ्ते में लगती है, जहां पर हम सब्जियों को खरीदते हैं। एक वो मंडी होती है जहां उत्पादक, जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, जो किसान है बेसिकली, वो अपने सामान के, अपने उपज को लेकर शहर की बड़ी मंडी में पहुंचते हैं। क्लियर है? और वहां पर आड़तीय व्यापारी आते हैं, वो आपका सब्जियों का, बोलियों का रेट लगाते हैं, किसान अपनी सब्जियों को बेचकर वहां से आपका चला जाता है। क्लियर है? ये आपका व्यापारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बाजार से, जहां विनियमित बाजार नहीं होते, कालांतरों में स्थानीय आवधिक बाजार लगते हैं। ये साप्ताहिक पारिभाषिक बाजार होते हैं, जहां आपका परिग्राम क्षेत्र के लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित दिन तिथि पर लगाए जाते हैं और एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। दुकानदार इस प्रकार में व्यस्त रहते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। नगरीय बाजारों में और अधिक, कह रहे हैं कि नगरीय बाजारों और अधिक और विशिष्टकृत सेवा मिलती है। इनमें न केवल धारण वस्तुएं और सेवा, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवा भी उपलब्ध करा होती है। केंद्रीय नगर ये नियमित पदार्थ के साथ साथ विस्तृतीकृत प्रकार में प्रस्तुत करते हैं। श्रम बाजार, आश्वासन, अर्धनिर्मित, निर्मित उत्पाद बाजार, इनमें शैक्षणिक और व्यावसायिक की सेवा है, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदार, चिकित्सा, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। अब अमेरिका में फूड पैकेजिंग, यानी कि अमेरिका में डिब्बा बंद आहार बाजार। अब देखिए, आज की तारीख में एक नया मार्केटिंग आया है, वो आपका फूड प्रिजर्विंग, और आपका पैकेजिंग में चल रहा है। पैकेजिंग में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेसिकली पैकेजिंग में क्या है, आपने मान लीजिए दाल को बनाकर आपने ड्राई करके रख दिया और उसको पैकेट फॉर्म में, पैकेजिंग फॉर्म में रख दिया। अब आप बाहर जा रहे हैं, आपको खाना खाना है, कुछ करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पानी को गर्म कीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए, आपकी दाल तैयार है। ऐसे ही आपके राइस है, आप पानी उबालिए, उसके अंदर रखिए, कुछ ही मिनटों में आपके बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे रेसिपी और राइस हमको आपका मिल रही है, आपका देखने को, जो हम इसमें आपका देख सकते हैं। फुटकर बाजारों की बात कर रहे थे। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष क्रिया से संबंधित है, और अधिकांश फुटकर व्यापार में केवल विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार तो द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री वाली मशीनें, इंटरनेट, फुटकर विक्रेता के भंडार आपके रहित उदाहरण हैं। तो रिटेल वाले क्या हैं और होलसेल वाले क्या हैं? ये आपका फुटकर, आपका रिटेल में तो है, आपको फेरी वाले आपके पास पहुंच रहे हैं, कुछ डोर टू डोर सामान आपके पास पहुंच रहा है, और कुछ डाक इंफॉर्मेशन के रूप में पहुंच रहा है, कुछ इस माध्यम से पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजों को आप इनमें अच्छे से महसूस करते हैं और आप इनको देखते हैं कि ये बेसिकली होता है। ये है आपका रिटेल। और उसके बाद है आपका थोक। थोक में क्या है? थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। नाप फुटकर भंडारों द्वारा, श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार भी निर्मित सीधे खरीद लेते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों से उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं की पूंजी पर ही अपने कार्यों का संचालन करते हैं। कैसा करते हैं? अपने कार्यों का ही पूरी तरह से वो संचालन करते हैं, और पूरा हमको संचालन या माध्यम ये सारा आपका दिखाई देता है। देख लिया? चलिए, तो ये इस प्रकार ठोस और रिटेल मतलब जो है आपका पैकेजिंग वाला था। फुटकर में आप समझ के, जो आपका रेडी वेडी जो सामान हम लोग लेते हैं दुकान से, जनरल स्टोरेज से, वो आपका फुटकर विक्रेता है। और होलसेल वाले में तो आपको पता है कि इसमें
आपका बड़े बड़े भंडार वीनियर में सीधा खरीदते हैं, यानी कि सीधे आप बिचौलिया स्रोत की पूर्ति करते हैं, थोक वगैरह फुटकर भंडारों से उधार लेते हैं और चीजों पर जो आपके सप्लाई फूड चैन है उसी के माध्यम से ये सारी चीजें आपका पहुंचती हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा है कि देख लेते हैं भंडारों और सामग्री। फुटकर व्यापारी में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने में उपभोक्ता सहकारी समुदाय है। कह रहे जो आपका फुटकर है उस फुटकर में सबसे पहले जो आपका नवाचार नई चीजों को लाने वाला है वो उपभोक्ता सहकारी यानी कि कंज्यूमर कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही ये आपका कम्युनिटी पर आया है। अगला है विभागीय भंडार, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभाग में बिक्री और सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुख उत्तरदायी और आपका प्राधिकरण सौंपा गया है। तो ये सारी चीजें इनको आपका सौंपी भी गई। अब है श्रृंखला भंडार, अत्यधिक मितव्यय से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहां तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं और वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिमाण के अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। ऐसी है, अनेक को लागू करने की योग्यता भी होती है। तो आपका फूड, आपका जो चेन है, श्रृंखला भंडार है, जो आपका चेन चलेगी वो अत्यधिक व्ययबहुलता होती है। व्यापार माल खरीदते हैं और उनको सीधा वस्तुओं का वे निर्माण कर लेते हैं और अत्यधिक कुशल नियुक्त करते हैं। उनके पास भंडार का अनुभव है और उसकी योग्यता के बेसिस पर वो सारी चीजें करते हैं। अब है बात इसमें मेन है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आपका परिवहन है, जो परिवहन है उसको हम लोग आपका देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, संचार परिवहन को देखेंगे। और आप जानते हैं कि परिवहन में आपके बेसिकली 4 प्रकार हैं आपका परिवहन का। एक प्रकार कौन सा है आपका? पहला प्रकार है आपका जल के माध्यम से, दूसरा वायु के माध्यम से, आपका तीसरा जो है सड़क माध्यम से और चौथा आपका रेल के माध्यम से। वैसे 3 है पर उसको चौथे को ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए परिवहन एक ऐसी सेवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों को विनियमित माल और संपत्ति को भौतिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठन उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। क्या चाहता है? तीव्र हो और सक्षम जो आपका परिवहन हो, यह चाहता है। जटिल व्यवस्था के प्रत्येक अवस्थाओं में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल अत्यधिक आपका भाव बढ़ जाता है। अब देखिए, आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए आप कोई सब्जी लेके जा रहे हैं, उसका रेट यहाँ 10 रुपए किलो है। वो सब्जी यहाँ से दिल्ली पहुंचानी है और दिल्ली पहुंचाने में उसका कॉस्ट आपका 13 रुपए, 14 रुपए या 15 रुपए भी हो सकता है। वही सब्जी अगर आपको बॉम्बे पहुंचानी, शायद वो आपका 20 रुपए में हो जाए। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होने के बाद जो आपका वैल्यू है वो आपका बढ़ जाती है। और जो उसको जो खरीद और आपका बेच रहा है, तो वो जब भी उसको बेचेगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैल्यू को ऐड करके, यानी कि परिवहन मूल्य द्वारा उसको ऐड करके पदार्थ को अत्यधिक बढ़ाकर उसको वो आपका बेचेगा। क्लियर है? क्योंकि आपका 10 रुपए चीज थी, 2 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन लगा तो आपका 12 रुपए की उसको पड़ी, तो 12 की पड़ी है तो 12 से वो आपका प्लस में ही उसको सेल करेगा। क्लियर है? 10 में नहीं बेच सकता, हो नुकसान में रहेगा। 12 में बेचेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा। क्लियर है? तो हमेशा अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई आप कमर्शियल ट्रेडिंग की जाती है, वो हमेशा बेनिफिट यानी कि लाभ के लिए ही की जाती है। तो वो 12 रुपए से अपर मूल्य पर उसको बेचेगा। हो सकता है, मैं एक नंबर बताया है मैंने, जरूरी नहीं कि ये 2 रुपए ही हो, या आपका 12 रुपए भी हो सकती है, इस तरह से 22 रुपए कॉस्ट हो जाए। तो अलग अलग चीजें में परिवहन दूरी को आपका किलोमीटर में अथवा मार्ग की वास्तविक लंबाई को समय, दूरी अथवा एक मार्ग में यात्रा करने के समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग की यात्रा के खर्चे के रूप में
मापा जाता है। परिवहन के साधन के चयन के समय लागत के संदर्भ में एक निर्णय कारक है। मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकालिक रेखा खींची जाती है। ऐसी है समकालिक जो आपकी रेखा है वो आपका खींची जाती है। ठीक, ये आपको ऐसा है समकालिक जो रेखा है वो आपका खींची जाती है। जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्था विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जल तंत्र की रचना करते हैं। जल तंत्र तथा योजक से मिलकर बना देते हैं दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, गंतव्य मतलब जहां से वो चला है, और मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा यानी कि नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोड को जोड़ती है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नोड। वही सड़क आपका नोड को जोड़ती है, योजक कहलाती है। तो दो जो आपके सिरों को, दो पॉइंटों को जो आपका जोड़ रही है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और इसी नोड को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया योजक। क्या कहा गया इसको, योजक। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे योजक आपके बन सकते हैं। क्लियर है, ऐसे करके आपका योजक जो है आपका विकसित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है स्थान का सुबंध। ठीक, तो इस तरीके से आपको हम ये सारी चीजों को इनको, क्लियर है, ध्यान रहेगा। एक बार देख लीजिए, फिर इस पे आगे बढ़े। देख लिया। अब बात करेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को हम लोग आपका देखेंगे। जैसे परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार पर प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बढ़ता है, परिवहन की मांग उतनी अधिक होती है। यानी कि आकार बढ़ा तो जो आपका परिवहन है की जो मांग है, परिवहन की मांग भी आपका बढ़ जाएगी। ठीक, आकार बढ़ने में परिवहन की मांग। नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्र और कच्चा माल व्यापारिक प्रकार के प्रारूप, अनेक भूमध्य, प्राकृतिक जलवायु के प्रकार, महामार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवसन को दूर करने, उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर आपका निर्भर करती है। ये सारी चीजें इस पर एक दूसरे पर आपका डिपेंड करती है। क्लियर है, या संचार सेवा में शब्द और संदेश तथ्य का विचार में परीक्षण शामिल है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार का को परिवहन और संसाधनों पर निर्भर करने की सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशु, नाव, सड़क, रेल, वायुयान द्वारा आपका परिवहित होते हैं। यही कारण है कि रेलवे के साथ साथ सभी रूपों का संचार पथ कहा गया। क्या कहा गया है, परिवहन के सभी रूपों को संचार मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ने वाला, संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होते हैं, वहां संचार फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह जैसे कुछ विकासों का संचार परिवहन से मुक्त कर दिया गया है। पुराने तंत्रों के सस्ते होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहचर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाक घरों द्वारा ही हो रहा है। कुछ संचार सेवा की चर्चा नीचे की गई है। कह रहे हैं आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज भी आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस होते हैं। ना जाने कितने ऑफिशियल ऐसे वर्क हैं जो आज भी आपका डाक टू डाक चलते हैं।
कैसे होते हैं? डाक से ही आपका फैलते हैं। शब्द है, लेखन है, हमारे पास आज सब कुछ है। सैटेलाइट्स हैं, मोबाइल्स हैं, इंफॉर्मेशन आपका बेसिस आपके सैटेलाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सूचना का हर एक तंत्र है जो हमें बहुत आपका सस्ते रेट पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करा रहा है। आप सोच के देखिए, आपके पास व्हाट्सएप आपके जैसी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको हम जीमेल कहते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं जो बहुत किफायती दर पर आपको मिलती हैं। आप अपने अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी इमेज डॉक्यूमेंटेशन को आप आसानी से उनको भेज सकते हैं, और ये सारी चीजें हमको इसी में उपलब्ध हो रही हैं। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन और ये था आपका रेल। चलिए, संचार, दूर संचार, जैसे ही नाम से स्पष्ट है, दूर से संचार करना, दूर से बातचीत करना, दूर से चीजों को जोड़ना, क्या है? संचार है, दूर का संचार। दूर संचार का प्रयोग विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखें। संदेशों के भेज जाने की गति के कारण इनमें संचार में क्रांति लाती है। सप्ताह संदेश से निपटना घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसी उन्नति के कहीं भी संचार को प्रत्यक्ष और आपका तत्काल बना दिया गया है। तार प्रेक्षण, मोटरकूट और टेक्सस अब न्यूनतम भूतकालित की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और आपका दूरदर्शन भी समाचार चित्रों, दूरभाषों, कालों का पूर्व में विस्तृत श्रोता का प्रेषण करते हैं और इसलिए जनसंचार माध्यम कहा गया। वे विज्ञापन, मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने जाते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष की सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, और इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र का में क्रांति ला दी। यानी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है? आपका चीजों को डेवलप कर दिया है और आपका क्रांति ला दी है। आप देखते हैं कि आज कितना बड़ा हमारा जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सेक्टर है, वो कितना आपका डेवलप हो गया है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। कैसा है ये? तकनीकी की माध्यम की देन है, ये संचार की ही देन है। जो चित्रों और दूरभाष आपके पूरे विश्व में आपका फैल रही हैं, और सिर्फ जो आपके श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उन तक आपका ये प्रसारण यानी कि टेलीकास्ट हो रहा है। और जन संचार माध्यम तक सैटेलाइट के माध्यम से आपका पृथ्वी और अंतरिक्ष में सूचनाओं का प्रसारण करता है। और इंटरनेट वैश्विक संचार तंत्र का वास्तविक क्रांति ला दी। यानी कि इंटरनेट ही वो चीज है जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एक मार्क्स लेवल पर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति लोगों के सामने लाकर रख दी है। क्लियर है? और इस क्रांति को आप अच्छे से देख सकते। तो ये था इंटरनेट सर्विसेज, और अभी बचा है डब्बे वाला टपन इसमें, और ये सारी चीजें हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो अभी अगला भी मेरा ही है, उसमें हम कंटिन्यू। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।